Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and you guys are watching Medical Billing with Nikhil. So guys, if you are new on my channel, then please subscribe it and also like my videos and comment if you have any doubt or the query. So let's start it. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने कवर किया था व्हाट इज पीएमएस, क्लियरिंग हाउस एंड द इंश्योरेंस प्रोवाइडर पोर्टल। बेसिकली जो प्रीवियस चैप्टर था वो हमारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था कि मेडिकल बिलिंग में हम क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कैसे उनका क्या यूज होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लें। एंड जो आज का चैप्टर होने वाला है हमारा, दैट इज चैप्टर 8, एंड इसमें हम बिल्ड, अलाउड, पेड, पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट कवर करेंगे। So we are going to cover today billed or charge amount, allowed amount, paid amount, person responsibility amount, that is deductible, co-insurance and copay, and then provider contractual amount and also EOB और the ERA। अभी वीडियो के एंड में हम EOBs को देखेंगे। मैंने बहुत सारे फॉर्मेट डाल रखे हैं तो उसमें आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा एक्चुअली में EOB क्या होती है, कैसे रिव्यू करते हैं और उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आज की जो वीडियो है हमारी, वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को कैसे प्रोसेस करती है, उसमें कितना अमाउंट हम डॉक्टर्स बिल करते हैं, कितना अमाउंट इंश्योरेंस एक्चुअल में पे करती है, उसमें से कितना पेशेंट को पे करना पड़ता है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दैट इज फॉर द बिल्ड और द चार्ज अमाउंट। सो इट इज द अमाउंट, मुझे रुक जाओ। Okay, so it is the amount charged for each service performed by the provider. In other words, it is the total charge value of the claim. It may vary from place to place. It is not common across all the states. So actually जो ये हमारा जो बिल्ड और द चार्ज अमाउंट है, ये एक्चुअली में जो प्रोवाइडर पेशेंट को सर्विस देता है, तो जो भी वो ट्रीटमेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर सर्विस का सीपीटी कोड होता है और उस सीपीटी कोड का एक चार्ज अमाउंट होता है जो कि प्रोवाइडर इंश्योरेंस क्लेम पे बिल करता है। सो बेसिकली एक प्रॉपर क्लेम का हमारा टोटल चार्ज अमाउंट होता है जो कि एक वैल्यू हो गई टोटल इस क्लेम की, दैट इज योर चार्ज वैल्यू। एंड ये जो चार्ज अमाउंट है ये सीपीटी वाइज स्टेट टू स्टेट वेरी भी करता है, फिक्स नहीं है। ओके, सो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं यहाँ पर। सो ये चार्ज अमाउंट है, मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज द सीपीटी बिल्ड अमाउंट एंड सेकेंड वन इज फॉर द क्लेम बिल्ड अमाउंट। तो भाई सीपीटी, पर्टिकुलर सीपीटी का एक बिल्ड अमाउंट होता है, बट अगर किसी क्लेम पे मल्टीपल सीपीटी कोड्स बिल है तो वो टोटल उसका क्लेम का बिल्ड अमाउंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 99213 का जो कि बिल्ड अमाउंट है दैट इज $120 एंड 86710 का है $80 एंड 85025 का है $100। सो अगर मैं इंडिविजुअल सीपीटी को डिस्कस करूंगा तो उसका ये अमाउंट है अलाउड बिल्ड अमाउंट, बट अगर मैं टोटल क्लेम के अमाउंट की बात करूंगा तो दैट इज $300। ओके, okay, so next about allowed amount. First हम जानेंगे कि what is allowed amount. Okay, so the maximum amount a plan will pay for a covered healthcare services may also be called eligible expense, payment allowance or negotiate rate. Mainly it is the maximum dollar amount assigned for procedure based on various pricing mechanisms. Usually providers bill more than the allowed amount, but providers only get paid the allowed amount. Okay, so जो अलाउड अमाउंट है एक्चुअल में जो प्रोवाइडर बिल्ड करता है क्लेम पे, हर इंश्योरेंस कंपनी अपने फी शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए अलाउड अमाउंट है उसका, उसी अलाउड अमाउंट को प्रोसेस करती है, या तो पेमेंट कर देगी या फिर उसको पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देगी। ठीक है, सो अलाउड अमाउंट डजंट मैटर प्रोवाइडर कितना चार्ज बिल कर रहा है, बट इंश्योरेंस कंपनी अपने अलाउड अमाउंट के अकॉर्डिंग उस क्लेम को प्रोसेस करेगी। दैट मीन्स अभी एग्जांपल के साथ हम अभी समझेंगे। सो उससे पहले जानते हैं कि अलाउड अमाउंट आर जनरली बेस्ड ऑन द रेट स्पेसिफाइड बाय द इंश्योरेंस, दिस अमाउंट मे बी। तो इंश्योरेंस अलाउड अमाउंट कैसे कैसे करता है वो जानते हैं। ऑफ ही नेगोशिएटेड विद पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर, मीन अगर कोई प्रोवाइडर इंश्योरेंस से पार्टिसिपेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग उसका वो अलाउड अमाउंट होगा जो ऑलरेडी उनके कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ होगा।
एंड अलाउंस एस्टेब्लिश बाय लॉ, आई मीन जो भी वहाँ के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर फीस सेट है उसके अकॉर्डिंग पे होगी, या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी खुद का एक अपना फीस शेड्यूल होता है इंश्योरेंस कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग जो अलाउड अमाउंट होगा वो रहेगा. For example, if the bid amount is $100 on the claim and the insurance allows $80, then the allowed amount is 80 and the balance 20 is the write-off amount. What is write-off of the provider contractual? ये भी next slide में समझेंगे, आने वाली स्लाइड में. सो अगर आप अलाउड अमाउंट एक्चुअल में काउंट करना कैलकुलेट करना चाहते हो अपनी यूबी पर, सो जो आपका जो पेड अमाउंट है और जो भी पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर आप उसके अमाउंट को टोटल करेंगे तो आपको वो टोटल अलाउड अमाउंट आ जाएगा. तो आप कभी भी आप यूबी रिव्यू कर रहे हैं तो वहाँ पर जो अलाउड अमाउंट है इक्वल टू योर पेड अमाउंट और द पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अमाउंट होना चाहिए. ठीक है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अलाउड अमाउंट इक्वल टू अमाउंट पेड प्लस योर पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे फॉर इंश्योरेंस का डिडक्टिबल. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. ओके, सो इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पेड अमाउंट. Okay, so it is the amount which the insurance originally pays to the claim. The paid amount may be either full or partial. Full allowed amount being paid or a certain percentage of the allowed amount being paid. Usually insurance pays 80% of the allowed amount. Yes. So अभी तक हमने जाना billed amount और the allowed amount. But what is paid amount? So actually paid amount वो है जो actual उस particular claim पे इंश्योरेंस कंपनी पे करती है. अब जितना अलाउड अमाउंट आया है इंश्योरेंस कंपनी उसको पूरा भी पे कर सकती है या फिर उसे पार्सली पे करेगी. ठीक है, सेम कि भाई अलाउड अमाउंट को इंश्योरेंस कंपनी पूरा भी पे कर सकती है या फिर उसका कुछ परसेंटेज पे करेगी. यूजुअली जो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है जो भी हमारा अलाउड अमाउंट होता है उसका 80% पे करती है. बट कुछ कंपनीज होती हैं जो 100% पे कर देती हैं एज पर देयर प्लान. ठीक है, for example, if the billed amount is 120 on the claim and the insurance allowed $100 but the payment amount is 80, so here 80 is the actual amount paid for the claim, right? क्योंकि इसने 120 बिल किया था बट इंश्योरेंस कंपनी ने 100 अलाउ किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में पे जब करने की बारी तो उसमें से $80 पे की, 20 उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी या कुछ भी लगा दिया, वो हम आगे भी जानेंगे क्या होता है. ठीक है, तो अगर आप हमें पेड अमाउंट यूपी पे आप उसे वैलिडेट करने की बात करूं तो जो आपका अलाउड अमाउंट होता है उसमें से आप अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट बचता है वो एक्चुअल में उस पर पेड होना चाहिए. बट अगर वो उतना पेड नहीं हुआ है दैट मीन्स क्लेम करेक्टली प्रोसेस नहीं हुआ है, उसको हमें वैलिडेट करना पड़ेगा फिर इंश्योरेंस कंपनी के साथ. ठीक है, ओके गाइस, सो इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. So patient responsibility is the portion of a medical bill that the patient is required to pay rather than their insurance provider. Okay? And patient with no health insurance are responsible for 100% of their medical bills. Means कि अगर किसी इंश्योरेंस के पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, किसी पेशेंट के पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो इंटायर अमाउंट पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो पेशेंट प्रोवाइडर को पूरा अमाउंट पे करेगा. ठीक है, बट अगर उसके पास इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस का क्लेम प्रोसेस करता है तो इसमें से कुछ पोर्शन कुछ अमाउंट परसेंटेज होता है क्लेम प्रोसेसिंग का जो कि पेशेंट को पे करना होता है. आपको कैसे और क्यों पे करना होता है वो भी हम जानें. ठीक है, तो एक्चुअली में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 टाइप्स की होती है जिसे हम PR1, PR2, PR3 के नाम से जानते हैं. एंड PR1 इज डिडक्टिबल and PR2 is co-insurance and PR3 is co-payment. तो अगर ये आई थिंक ये रिमेम्बर करने वाली चीज है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आई थिंक आप इसे मेमोराइज कर लें, पता रहनी चाहिए आपको ये. Okay, so in this slide we are going to discuss about deductible. So deductibles are a fixed amount of money that member has to pay before their policy kicks in to take charge of their medical treatment. This is a certain amount that member has to pay toward their medical bills before their policy kicks into action.
Deductibles can range from hundred to thousands of dollars depending on members' insurance plan, and they typically renew every year. So what is deductible, guys? Deductible एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि मेंबर को देना पड़ता है स्टार्टिंग के सर्विसेज में। मींस कि भाई इंश्योरेंस का जो प्लान है वो इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2023 है। अब वो फेब या मार्च में बीमार पड़ा, तो डॉक्टर के पास सर्विस लेने गया, तो अब जो इनिशियल लेवल पे जो इनिशियल डेट ऑफ लॉस की जो उसके क्लेम्स होंगे जो प्रोवाइडर बिल करेगा, तो फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का जो डिडक्टिबल है अगर वो $1000 है और करंट में फॉर एग्जांपल जनवरी में पेशेंट बीमार हो गया और जनवरी में डॉक्टर के पास सर्विस लेने गया, अब जो डॉक्टर क्लेम फाइल करेगा अगर उसका 200 उस पर अलाउड अमाउंट आता है तो वो 200, और अगर उधर इंश्योरेंस के पास 1000 पेशेंट का डिडक्टिबल रिमेनिंग है तो वो 200 पेमेंट ना करके उसको ऐसे डिडक्टिबल पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देगा। सो दैट मीन्स कि प्रोवाइडर को वो $200 पेशेंट से कलेक्ट करने हैं। अब जब पेशेंट से कलेक्ट करने हैं तो प्रोवाइडर को उसकी फीस मिल गई और इंश्योरेंस को उसका डिडक्टिबल अमाउंट मिल गया। सो इनडायरेक्टली पेशेंट ने इंश्योरेंस को डिडक्टिबल पे कर दिया और इधर इंश्योरेंस ने प्रोवाइडर को उसकी फी दे दी। सो दैट इज द डिडक्टिबल। ओके, तो आप लोगों को ये तो पता है कि डिडक्टिबल है क्या और डिडक्टिबल कैसे वर्क करता है, बट ये डिडक्टिबल होता क्यों है? मे बी आप लोगों को पता हो, बट मैं थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो इसमें हम जानेंगे पर्पस ऑफ इंश्योरेंस डिडक्टिबल। So deductibles help minimize the risk of moral hazards to the conduct. For example, if drivers have car insurance, it doesn't mean that they can drive recklessly or leave their vehicle unattended in a dangerous area because they are protected against harm and theft. Yes. For example, ड्राइवर के पास कार इंश्योरेंस है, अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो गाड़ी अपनी उल्टे सीधे तरीके से चलाएगा, एक्सीडेंट करेगा, उसका किसी भी ऐसे एरिया में छोड़ देगा जहाँ पे गाड़ी को रिस्क है, डेंजर है। क्यों? क्योंकि वो टेंशन फ्री रहेगी, भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो कार इंश्योरेंस ले रखा है, तो जो मेरी इंश्योरेंस कंपनी है वो खुद इसको पे करेगी, इसको ठीक करवा के देगी। इसका मतलब ये नहीं है। तो आपने देखा होगा कि कार इंश्योरेंस भी अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उसमें से कुछ परसेंटेज अमाउंट हमें देना पड़ता है उसके रिपेयर का, कुछ परसेंटेज इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो ये सारी चीजें इसीलिए लगाई गई हैं कि भाई आप अपनी चीज की टेक केयर खुद करो। अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है ठीक है 100% मैं रिस्पॉन्सिबल, सारा कुछ मैं पे करूंगी, तो फिर कोई भी बंदा है उसको अपनी चीज का ध्यान ही नहीं रखेगा, कहीं भी ठोकेगा, कहीं भी एक्सीडेंट करेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसे अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहा। 100% उसका जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। बट नहीं, इंश्योरेंस कंपनी ने डिडक्टिबल इसीलिए ये चीज बनाई गई है ताकि कोई भी नुकसान करने से पहले मेंबर खुद सोचे कि उसको भी अपनी जेब से कुछ परसेंटेज उसका अमाउंट देना है, ताकि वो अपना अमाउंट समझ के उसका नुकसान ना करे, तो वो अपने अमाउंट की भी सेविंग करे, साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी के अमाउंट की भी सेविंग करे। सो दिस इज काइंड ऑफ डिडक्टिबल। सेम हेल्थ इंश्योरेंस में अलाउ होता है कि भाई पेशेंट अपनी हेल्थ की टेक केयर करे, ज़्यादा बीमार ना पड़े बेमतलब की सर्विसेस ना ले डॉक्टर से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज डिडक्टिबल, इसका पर्पस क्या है। Now we will talk about co-insurance, that is PR2. So co-insurance is the portion of percentage of the cost of covered services to be paid either by insurance or patient. After the primary insurance making payment, the balance of the cost covered by insurance will be sent to secondary insurance if patient has one, or to the patient. जैसे कि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने कवर किया था कि व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, द टर्सरी इंश्योरेंस, एंड ऑल्सो अभी हमने जाना कि अलाउड अमाउंट, बिल्ड अमाउंट, पेड अमाउंट क्या है। अभी हम पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी हमारी 3 टाइप्स की पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अभी हमने डिडक्टिबल कवर किया। अभी हम जानेंगे को इंश्योरेंस। सो को इंश्योरेंस एक पोर्शन होता है हमारे टोटल मेडिकल बिल का, कि जो कि या तो उसका सेकेंडरी अमाउंट पे करे, या फिर अगर उसके पास कोई सेकेंडरी टर्सरी इंश्योरेंस नहीं है तो वो पेशेंट अपनी जेब से पे करेगी।
ठीक है, कैसे ये जानते हैं। So for example, if the billed amount is 100 and the insurance allows $80, the payment amount is 60 and the remaining 20 is the co-insurance amount. Yes. कि भाई टोटल क्लेम पे हमने बिल्ड अमाउंट किया कितना 100, अब उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने $80 अलाउ किए। अब यूजुअली होता क्या है कि जैसे मैंने भी ऑलरेडी आपको बताया, इंश्योरेंस कंपनी 80% अमाउंट पे करती है मोस्टली अलाउड अमाउंट का। तो यहाँ पे जो अलाउड अमाउंट है 80, फॉर एग्जाम्पल हमने समझा कि 60 इंश्योरेंस ने पे कर दिया। और जब 60 पे कर दिया तो प्रोवाइडर को तो पूरा अलाउड अमाउंट चाहिए होता है जो उसकी सर्विस पे अलाउड किया गया है। तो $20 कौन देगा? वो 20% देगा हमें, क्योंकि वो $20 को इंश्योरेंस लगा दिया है। तो अगर आपको अपनी ईओपी पे को इंश्योरेंस वैलिडेट करना है कि को इंश्योरेंस करेक्ट लगाए या नहीं लगाए, तो आप जो आपका अलाउड अमाउंट है उसमें से आप अपना पेड अमाउंट माइनस कर दें तो आपकी पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, राइट। सो दैट इज योर को इंश्योरेंस अमाउंट। Now let's talk about co-payment. What is co-payment? PR3. So the co-payment, the fixed dollar amount that patient required to pay as patient share each time out of his pocket when a service is rendered. This is paid during the time of the visit. Okay, and co-pay range from 5 to 25 co-pays are usually associated with the HMO plan, and the co-pay amount is usually specified in the insurance card. Okay, so डिडक्टेबल को इंश्योरेंस हमने समझ लिया। अब बात करते हैं को पेमेंट की। तो को पेमेंट एक्चुअली में एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि पेशेंट को एडवांस में प्रोवाइडर को देना पड़ता है। कि मींस जब भी वो इंश्योरेंस परचेस करता है, पॉलिसी लेता है, उसमें उसकी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सर्विसेज अपना प्लान लेता है, तो उसे बता दी जाती है अगर आप ये सर्विस लोगे तो इसमें आपको डजेंट मैटर कि भाई क्या सर्विस आप प्रोवाइडर से ले रहे हो, प्रोवाइडर कितनी सर्विस बिल करेगा, बट आपको $5 या $10, $25 कितना भी अमाउंट वो कुछ भी कोपे हो सकता है एज पर द ट्रीटमेंट सर्विस। ठीक है, वो आपको अमाउंट उतना देना ही देना है। वो बात की बात है कि इंश्योरेंस कंपनी इसमें कितना अलाउड कर रहा है, कितना पे कर रहा है, बट जो कोपे अमाउंट अगर उस पर्टिकुलर आपके प्लान में सर्विस के लिए फिक्स है वो आपको प्रोवाइडर को देना ही देना है। ठीक है, तो वही जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोसेस करती है तो उसमें वो अलाउड करती है, फिर अलाउड में कोपे निकाल देती है, देन उसके बाद जो बचता है उसे पे कर देती है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द बिल्ड अमाउंट इज 100 एंड द इंश्योरेंस अलाउड $80, the payment amount is 50, then the remaining 30 is the co-payment amount, right? जैसे कि भाई 100 हमने बिल्ड की, उसमें से 80 अलाउ कर दिया, अब अलाउ में से भी उसने 50 पे किया, बाकी का जो 30 था उसने कोपे अमाउंट लगा दिया जो कि उसको पर सर्विस पे देना होता है। दैट इज द टोटल अलाउड अमाउंट 80 भाई प्रोवाइडर के पास आ गए 30% से और 50 इंश्योरेंस से। अब को पेमेंट आपको वैलिडेट करना है आपकी ईओपी पे, तो आप अलाउड अमाउंट में से जो आपका एक्चुअल में पेड अमाउंट है उसको माइनस कर दो, जो बाकी का बैलेंस बचा दैट इज योर पेशेंट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द को पेमेंट। ओके, अब अभी हम बात करते हैं प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्चुअल और जो अदर अमाउंट। कि भाई अभी हमने ईओपी पे जो हमारा क्लेम प्रोसेस होता है उसमें बिल्ड अमाउंट, अलाउड अमाउंट, पेशेंट रिस्पांसिबिलिटी तो कवर कर ली। अब जो मैं आपको प्रीवियस अभी बता रहा था स्लाइड्स में कि भाई राइट ऑफ अमाउंट और द प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट वो क्या होता है उसको समझते हैं थोड़ा। So a contractual adjustment or contractual allowance is a portion of a patient's bill that a doctor or hospital must cancel. They don't charge for this part of the bill because of their agreements with health insurance companies. It is a write-off. Right. तो ये जो राइट ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट होता है, जो कि मैंने बताया कि भाई हमने इंश्योरेंस डॉक्टर हमेशा अलाउड अमाउंट से ज्यादा ही बिल करता है, मैक्स टू मैक्स अमाउंट वो क्लेम पे बिल करता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा पेमेंट आए। बट इंश्योरेंस कंपनी क्या है, एज पर देयर अलाउड अमाउंट पे करती है। तो जो बिल्ड अमाउंट में से अगर आप अलाउड अमाउंट माइनस करते हो, जो बाकी का अमाउंट होता है वो एक्चुअल में एडजस्टमेंट होता है, वो अमाउंट किसी को बिल नहीं कर सकते हैं। तो प्रोवाइडर सिर्फ अलाउड अमाउंट की बेस पे काम करता है। ठीक है, तो दैट इज, अगर आप बिल्ड अमाउंट से अलाउड अमाउंट माइनस करेंगे जो अमाउंट बचेगा वो आपका प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। तो मीन बहुत बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ईओपी पे अलाउड अमाउंट 50 है और 50 पेमेंट आ भी गई, बट वहाँ पे एक्चुअल में जो बिल्ड अमाउंट था वो हमारा था 100, वहाँ पे बाकी का कुछ दिया ही नहीं गया है कि बाकी का अमाउंट क्या किया है। तो उस केस में आप उसे प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्चुअल कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि एज पर द अलाउड यू ऑलरेडी गॉट द पेमेंट और यू क्लेम
already processed and they apply the percent responsibility. Obviously, जो बाकी का amount है, अगर billed amount से आप allowed amount minus करें, that is the contractual amount. For example, patient goes to the doctor and the appointment cost $100. However, patient insurance company has a maximum allowable charge for $70 with the doctor. So the doctor will receive $70 payment, and the insurance company will write off the remaining 30 from the patient bill. अब अगर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल एडजस्टमेंट वेरिएट करना है ईओबी पे, तो बिल्ड अमाउंट में से अलाउड अमाउंट माइनस कर दो, दैट इज योर प्रोवाइडर कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट. ओके. Okay, so in this slide we will learn what is EOB or the ERA. So EOB, that is explanation of benefit. So EOB is a statement that is sent to patients and insurance provider after a medical services has been provided. Okay, EOB contain the claim payment or the denial information type. So EOB एक डॉक्यूमेंट है जो कि जब भी हम कभी कोई भी एक मेडिकल क्लेम बिल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी जब उस क्लेम को प्रोसेस कर देती है तो एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंट भेजती है प्रोवाइडर पेशेंट दोनों को, जिसमें की सारी डिटेल्स लिखी होती है कि भाई उसने क्या पे किया, कितना अलाउ किया, और अगर पे नहीं किया तो क्लेम को डिनाई किया, डिनाई क्यों किया, ये सब चीजें. ठीक है. एंड EOB इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स हाउ एन इंश्योरेंस क्लेम वाज प्रोसेस्ड टाइप. तो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेन, जो कि इंश्योरेंस कंपनी भेजती है डॉक्टर्स और द पेशेंट्स को, जिसमें सारा कुछ लिखा होता है कि उस क्लेम को उन्होंने कैसे प्रोसेस किया. अगर हम बात करें ERA की, तो ERA stands for Electronic Remittance Advice, an electronic form of EOB which also contain the same things, I mean payment or the denial information. So ERA basically electronic version है EOB का, जो कि हम क्लियरिंग हाउस के थ्रू रिसीव करते हैं. ओके. अब अगर मैं बात करूं कि EOB में डिटेल्स होती क्या क्या है, तो ये मेरे को समराइज कर रखी है, बाकी भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको EOB भी दिखाऊंगा कि EOB कैसी होती है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा. सो मेंबर नेम, जिसने भी सर्विस ली है, द नेम ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो भी डॉक्टर्स है उसकी डिटेल्स होंगी उस पर, मेंबर की इंश्योरेंस आईडी, द पॉलिसी नंबर और द क्लेम नंबर जो इंश्योरेंस कंपनी इसको करता है, एंड द डेट विच मेंबर रिसीव सर्विस, जिस डेट पे मेंबर ने सर्विस ली वो डेट ऑफ सर्विस, the cost of the service what members provider billed the insurance company, कि भाई उस पे ये रहता है कि डॉक्टर ने कितना अमाउंट बिल किया है, एंड हाउ मच ऑफ द बिल्ड अमाउंट मेंबर्स इंश्योरेंस कंपनी पेड, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पे किया है, और द रिमेनिंग अमाउंट विच इज यूजुअली पेशेंट रिस्पांसिबिलिटी, जो अमाउंट बच जाता है जो मैं पेशेंट से कलेक्ट करना है कि पेशेंट रिस्पांसिबिलिटी कितनी लगाई है, ये सब चीज हमारी EOB पे होती है. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एक्चुअल में EOB होती कैसी है. ओके, तो ये हमारे पास एक EOB फॉर्मेट है जो कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है. सो यहाँ पे देखेंगे आप मल्टीपल डिटेल्स फिल की हुई है हम लोगों ने यहाँ पे, आई मीन इंश्योरेंस कंपनी की बहुत सारी डिटेल्स फिल करके देती है इस पर. तो ये आई थिंक मेडिकेयर की EOB, क्योंकि आप एक क्लेम स्टेटस देखोगे तो आप लिखा है प्रोसेस्ड एज प्राइमरी एंड फॉरवर्डेड टू BCPS, क्योंकि मेडिकेयर ही क्लेम को फॉरवर्ड करता है अपनी सेकेंडरी को या सप्लीमेंट प्लान को. तो यहाँ पे लिखा है मेडिकेयर की EOB है. ठीक है. तो इसमें EFT नंबर है, चेक डेट है, पेशेंट का नेम, इंश्योर नेम, क्लेम आईडी, एंड द क्लेम पेड अमाउंट, एंड द रिमार्क कोड MA01 MA18 क्यों लगाए हैं, ये डिस्क्रिप्शन होगी, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्लेम एक्चुअल में पे हो चुका है. ठीक है. अब यहाँ पे ये डिटेल्स मेन होती हैं जो हमें नीचे रिव्यू करनी पड़ती है. डेट ऑफ सर्विस, सर्विस स्टार्ट डेट एंड एंड डे, सेम डे स्टार्ट डेट सेम डेट हो गया, दैट मींस एक ही दिन की प्रोसेस है. और जो इसमें यूनिट बिल की थी हमने CPD ने, दैट इज ओनली 1, एंड CPD कोड इज 99254. दिस इज द सर्विस. DX कोड नहीं होते हैं EOB पे, तो वो आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलेंगे. ठीक है. अब इसमें जो डॉक्टर ने बिल किया था, जो बिल्ड अमाउंट और जो चार्ज अमाउंट होता है दैट इज 238, और इस पे इंश्योरेंस ने अलाउ किया 156.37, जिसमें से उसने 31.27 को इंश्योरेंस लगा दिया, को पे नथिंग. देन फिर 81.63 कॉन्ट्रेक्चुअल एडजस्टमेंट, जो कि CO45 कोड से पता पड़ रहा है. तो जो हमारा प्रोवाइडर कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट होता है उसका कोड होता है CO45, और जो एक्चुअल में इस पर पे किया है दैट इज 125.10. दिस इज अवर एक्चुअल पेड अमाउंट. तो अगर इस हम क्लेम को ये वैलिडेट करना है कि करेक्ट प्रोसेस हुआ है नहीं हुआ है, तो आप एक काम करें, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेड अमाउंट को प्लस करें, इट शुड बी इक्वल टू अलाउड अमाउंट. ओके. और अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट वेरीफाई करना है तो भी आप अलाउड अमाउंट में से पेड अमाउंट और पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस कर दें, आपको ये अमाउंट बैलेंस बचेगा, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट.
और अगर आपको अलाउड अमाउंट वैलिडेट करना है तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि भाई कोइंसिडेंस ऑफ पेड अमाउंट को प्लस कर लीजिए। ठीक है, एक यूबी और है मेरे पास, उसको भी देखते हैं। ओके, सो ये हुमाना की यूबी है, इसमें हमने चीज़ें ब्लर कर रखी हैं, मैंने नहीं, मतलब गूगल मैंने नहीं कर रखी है क्योंकि किसी की होगी यूबी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो सर्विस कोड है, दो सीपीडी कोड बिलो है, 87880 और 99214, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर इस क्लेम का टोटल बिल्ड अमाउंट में देखूँ तो दैट इज 188। अगर इंडिविजुअल सीपीटी पे जाएंगे सो 87880 का जो बिल्ड अमाउंट है दैट इज $26 ओनली एंड 99214 का 162। तो इस पे अलाउड अमाउंट, पेड अमाउंट ये रहा, एंड देन इस पे कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 87880 पे कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसने जितना अलाउ किया उतना टोटल पे कर दिया है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट इसका ये रहा। और अगर मैं 99214 की बात करूँ तो इस पर अलाउड किया 133.06 एंड इस पे जो पे किया दैट इज 113.06 एंड इससे पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लगाई है दैट इज PR3, यू कैन सी हियर, एंड 20 इज द कोपे। सो ये अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी पोस्टेड नहीं है, पर्सन ने पहले से नहीं दे रखा है एडवांस में, तो ये हमें 20% करना पड़ेगा पर्सन से अमाउंट कलेक्ट करने के लिए, उसकी कोपे लगाए इस पर, राइट। डिडक्टेबल यूजुअली यही होता है कि जो अलाउड है टोटल डिडक्टेबल लगा देते हैं, अगर पूरा आउटस्टैंडिंग है बाकी उसमें पार्सली भी डिडक्टर लगा दें, पार्सली पेमेंट कर देते हैं। मुझे ऐसी वीडियो भी मिलेंगी जो मैं आप लोगों को दिखा सकता। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। So guys, thank you so much for watching my video. I think we already completed this chapter. थोड़ा लंबा हो गया है, बट अगर आप इसे प्रॉपर अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेहनत लगती है मेरी वीडियो बनाने में। आई थिंक एक सब्सक्राइब तो मैं डिजर्व करता ही हूँ। सो चलिए बाय।